नेक्स्ट आर्टिकल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में ना एक इशू काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रही हैं कोलिजियन सिस्टम के विरुद्ध। वो बोलते हैं जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रही हैं। ऐसे सिस्टम को इन्विजन हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने नहीं किया था। लेकिन दूसरे पक्ष ने यह कहा है कि देखो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसे ही इंप्लीमेंट करने की दिशा में ये कोलिजियन सिस्टम आप मान सकते हो एक कदम है, एक एग्जाम्पल है। तो बात देखो, जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हम नहीं करेंगे इस आर्टिकल में, बात हम करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का है क्या, ये कंसेप्ट कैसे इमर्ज होकर आया, बिल्कुल बेसिक्स से ही हम इस इशू को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हमारा देश आज़ाद होता है, संविधान बनता है। संविधान में जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो देखो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन डीपीएसपी एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके अनुसार सरकार को काम करना है। जो भी सरकार बनती है उस सरकार को काम करना होगा डीपीएसपी के हिसाब से। डीपीएसपी में आर्टिकल 38 और 39B ये कहता है कि सरकार की ड्यूटी होगी लोगों की वेलफेयर को इंश्योर करना। सरकार की ये भी ड्यूटी होगी कि जो वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो, समाज में इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं कम से कम हों। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में राज कर रहे थे तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाए। जमींदारों के पास बहुत लैंड जमा हो गया था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जमींदार जिनके पास 500 एकड़ लैंड, 1000 एकड़ लैंड, और बहुत से लोग ऐसे जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं। तो एक प्रकार से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज। और ये सरकार की ड्यूटी बनती थी कि आर्टिकल 38 और 39B के हिसाब से इनइक्वालिटीज को कम करना, यानी लैंड रिफॉर्म लेके आना, ताकि जो सरप्लस लैंड है जमींदार के पास, अगर किसी जमींदार के पास 1000 एकड़ लैंड है, भाई आप 20 एकड़ रख लो, बाकी जिन लोगों को आवश्यकता है ये लैंड उनको दिया जाएगा। इस प्रकार के कानून गवर्नमेंट लेके आई 1950 में, जमींदारी एबोलिशन एक्ट। अब देखो, गवर्नमेंट जब जमींदारों से लैंड छीनने लगी तो जाहिर सी बात है जमींदारों को तो अच्छा नहीं लगेगा। जमींदार गए कोर्ट्स में। कोर्ट्स में जाके जमींदार बोले कि सर जी देखो, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो जमींदारों ने जाके कोर्ट्स में बोला, सर जी देखो, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। अगर सरकार ऐसा करती है, अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो वो सरकार का कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसा साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में। तो कोर्ट्स ने कहा कि बात तो जी आपकी ठीक है। तो कोर्ट ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा सरकार को कोई हक नहीं है जमींदारों से उनकी जमीन छीनने का, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, और आर्टिकल 13 के हिसाब से हर एक वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। तो कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद सरकार ने सोचा ये तो गलत काम हो गया, मतलब कैसे काम चलेगा, लैंड रिफॉर्म तो लाने ही पड़ेंगे, और कोर्ट ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो सरकार ने तरीका खोजा, सरकार ने संविधान को अमेंड कर दिया। 1951 में आती है संविधान की फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट में सरकार ने दो चीजें की। एक तो शेड्यूल 9 ऐड किया गया, इसके अलावा इंसर्ट किया गया आर्टिकल 31B। 31B में देखो ये लिखा हुआ है, जो एक्ट्स शेड्यूल 9 में डाले जाएंगे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करते हों, जुडिशरी उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। यानी जुडिशरी से पावर छीन ली गई कि शेड्यूल 9 में जो एक्ट्स डाले गए हैं उन एक्ट्स को रिव्यू नहीं किया जा सकता जुडिशरी के द्वारा। तो इस प्रकार से संविधान को अमेंड करके सरकार ने कोशिश की कि अब जमींदारी एबोलिशन एक्ट को हम रख देंगे शेड्यूल 9 के अंदर, और शेड्यूल 9 के अंदर जो एक्ट्स हैं
उनको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकेगी, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ही क्यों ना करते हों। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 31B में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद सरकार फिर से लग गई लैंड रिफॉर्म्स के काम में और जमींदारों से उनकी जमीनें एक्वायर की जाने लगी। इसी बीच संविधान की जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी उसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशनर्स ने बोला कि जी देखो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, सरकार फंडामेंटल राइट थोड़ी ना छीन सकती है संविधान को अमेंड करके, क्योंकि साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप फर्स्ट अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दीजिए, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है आर्टिकल 13 के हिसाब से। तो इस प्रकार के मेनली उस समय दो केसेस सामने आए। एक तो देखो 1952 का, नोट डाउन आप कर सकते हो, 1952 का केस है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूं, 1952 का केस है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और 1955 का केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955 का केस। ये दो केस सुप्रीम कोर्ट में आए जिसमें पिटिशनर ने कहा था आर्टिकल 13 के हिसाब से जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसे आप नल एंड वॉइड कर दीजिए। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात बताओ, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू। और नेहरू का कद इतना बड़ा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हिम्मत थी उस समय नेहरू के खिलाफ चले जाएं? देखो, प्रोसीजर के हिसाब से जा सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के देखिए, नेहरू का कद इतना बड़ा, उन्होंने आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी एक प्रकार से हिम्मत सी नहीं हो रही थी कि नेहरू के खिलाफ वो चले जाएं। और दूसरा इशू भी ऐसा है लैंड रिफॉर्म का कि पब्लिक में ये इशू अपील बहुत करता है। तो 1952 के शंकरी प्रसाद और 1955 के सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स भी छीने जा सकते हैं। वर्ड्स पे खेल गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है एनी लॉ लिखा हुआ है, अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ, यानी संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। समझ गए? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1952 में और 1955 में। 1952 का केस था शंकरी प्रसाद और 1955 का केस था सज्जन सिंह। तो एसेंस आप निकाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए पार्लियामेंट के सामने कि आप संविधान को अमेंड करके चाहे मर्जी फंडामेंटल राइट्स छीन लो। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हो जाती है नेहरू की डेथ 1964 में, और समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में हिम्मत आना स्टार्ट हो जाती है। तो 1967 से पहले इसी प्रकार का एक और मामला सामने आया। दो भाई थे, नाम था हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास पंजाब में 500 एकड़ लैंड था। फिर से बोलता हूं, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ दोनों भाइयों के पास पंजाब में 500 एकड़ की जमीन थी। लेकिन पंजाब सरकार ने क्या किया? पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के हिसाब से, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के हिसाब से इनको सिर्फ 20 एकड़ दे दिया और बाकी इनसे एक्वायर कर लिया। तो गोलकनाथ भाई गए सुप्रीम कोर्ट के पास और जाके बोले कि देखो जी, हमारा तो लैंड छीन लिया, ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू प्रोफेशन के अगेंस्ट है, यानी आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 31 के अगेंस्ट है। बहुत सारी चीजें उन्होंने जाके बोली कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और ये गलत है। पंजाब सरकार का तर्क ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमने जिस एक्ट की सहायता से गोलकनाथ बंधुओं का लैंड एक्वायर किया है, वो जो एक्ट है वो आता है शेड्यूल 9 में, और शेड्यूल 9 में जो एक्ट आता है उसे आप रिव्यू नहीं कर सकते, चाहे उससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही क्यों ना होता हो। ये आया था फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो उस समय तक तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, नेहरू की डेथ हो चुकी थी और आजादी को भी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर से कंसीडर करेंगे क्या पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की सहायता से फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है या फिर नहीं छीना जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के गोलकनाथ वर्सेस पंजाब इस केस में अपना वर्डिक्ट दिया और कहा आर्टिकल 368 के हिसाब से भी
संविधान को इस प्रकार से अमेंड नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हो, यू टर्न ले लिया। 1952 और 1955 के शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, संविधान में अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के केस में यू टर्न ले लिया और कहा, नहीं भैया, आप संविधान को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते जनता के। तो इस केस से पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं बहुत अंडरमाइन होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं और इंदिरा गांधी ने, आपको पता है, शुरुआत में अपनी ही पार्टी में काफी सारा बगावत झेली थी और इसी वजह से वो कुछ सोशलिस्ट एजेंडा को अपनाती हैं, जनता को वेलफेयर पहुंचाने की कोशिश करती हैं ताकि जनता की सिंपैथी हासिल की जा सके, जनता के वोट्स हासिल किए जा सके। इसी दिशा में इंदिरा गांधी की सरकार ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। प्रीवी पर्स का इशू आपने सुना होगा। जब देखो सरदार पटेल ने बहुत सारी रियासतों को इंडिया में मिलाया था तो बहुत सारे राजाओं को यह वादा किया गया था कि हम आपको एनुअल ग्रांट देंगे, आप अपना फ्लैग लगा सकते हो, टाइटल लगा सकते हो, लेकिन इन सब चीज़ों को इंदिरा गांधी ने एबोलिश कर दिया। तो ये इशू भी गया था कोर्ट में। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज उस समय कोर्ट में गए, जुडिशरी के बीच और इंदिरा गांधी सरकार के बीच टसल देखने को मिला, फाइट देखने को मिली। ये वो समय था, देखो 1971, 1972, इंदिरा गांधी सरकार ने पार्लियामेंट की पावर्स को फिर से हासिल करने की कोशिश की। काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई संविधान में, जैसे अमेंडमेंट 24, अमेंडमेंट 25, अमेंडमेंट 26 और अमेंडमेंट 29। जैसे मैं आपको दो अमेंडमेंट्स के बारे में बताता हूं। अमेंडमेंट 25 क्या थी संविधान की और अमेंडमेंट 29 क्या थी। अमेंडमेंट 25 के हिसाब से एक तो देखो आर्टिकल 31A को चेंज किया गया। अगर सरकार किसी से लैंड एक्वायर करती है और कंपनसेशन कम दी जाती है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर कोर्ट के सामने जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। और दूसरा, अमेंडमेंट 25 के हिसाब से एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया संविधान में, 31C। ये क्या था? आर्टिकल 31C जो कि ऐड किया गया अमेंडमेंट 25 की सहायता से, कहता है अगर सरकार डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार कोई कानून लाती है तो उस कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कहते हुए कि वो जो कानून है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। समझ गए? फिर से बोलता हूं, अमेंडमेंट 25 की सहायता से आर्टिकल 31C ऐड किया गया। आर्टिकल 31C में कहा गया है सरकार अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून लेके आती है तो उस कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए कि ये जो कानून है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इसके अलावा अमेंडमेंट 29 क्या है? अमेंडमेंट 29 में क्या किया गया? केरल के दो एक्ट्स, केरल के लैंड रिफॉर्म संबंधी दो एक्ट्स, उनको डाल दिया गया शेड्यूल 9 में, यह इंश्योर करने के लिए कि जुडिशरी केरल के लैंड रिफॉर्म संबंधित उन दो एक्ट्स को रिव्यू ना करें। तो कहने का एसेंस देखो ये है, इन अमेंडमेंट्स की सहायता से सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि 1967 में गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते, इस जजमेंट को नलीफाई किया जा सके। लेकिन अब देखने लायक चीज ये है, इन अमेंडमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है। यानी मामले का अब पटापेक्स होने वाला है, मामला बिल्कुल कंक्लूजन तक पहुंचने वाला है। 1972 में केरल में जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, उसके बाद क्या हुआ, एक मठ था केरल में जिसके प्रीस्ट थे केशवानंद, उनकी मठ की 500 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया गया। तो केशवानंद गए सुप्रीम कोर्ट में और सेम बात जाके बोली कि देखो जी मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपनी जजमेंट दी जिसे कहा जाता है केशवानंद भारती जजमेंट, और यही इसी जजमेंट से निकल के आया बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 7-6 से ये जजमेंट आई थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी और 7-6 से ये जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी आजादी है, वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 की अपनी केशवानंद भारती केस की जजमेंट में कहा
कि पार्लियामेंट के पास पूरी आजादी है कि वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है क्या नहीं आता है, यह भी डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी जजमेंट में जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस सिकरी, उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स बताए और कहा कि ये जो फीचर्स हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जैसे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस सेलट ने भी कहा कि कुछ फीचर्स जो हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। जस्टिस हेगड़े ने भी कुछ फीचर्स बताए जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ पॉलिटी, यूनिटी ऑफ कंट्री। कहने का एसेंस देखो ये हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि कौन सी चीज़ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर ली कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सरकार संविधान को अमेंड करके ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट होता हो। तो एक प्रकार से बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट में। 1967 का जो गोलकनाथ केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ एक प्रोसीजर बताता है, आर्टिकल 368 पावर नहीं देता पार्लियामेंट को। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर भी देता है और प्रोसीजर भी बताता है संविधान को अमेंड करने का। यानी गोलकनाथ केस में जो कुछ कहा गया वो गलत था। बैलेंस इस्टेब्लिश करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की। 1973 के इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे सब कुछ अमेंड कर सकती है, लेकिन उस अमेंडमेंट से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कौन सी चीज संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, कौन सी नहीं आती है, यह भी डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट में यह साफ कर दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है संविधान को अमेंड करने की। हाँ, यह बात सही है, वो आर्टिकल 368 के हिसाब से संविधान को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। संविधान की अमेंडमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करनी चाहिए। अब देखो, इसके जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा ये तो देखो टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो डिसाइड करेंगे क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, उनकी तो चलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चलेगी। तो ये क्रिटिसिज्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट का कि ये टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। क्यों? जजेस की तो देखो अकाउंटेबिलिटी भी ठीक से तय नहीं होती, जजेस को जनता ने नहीं चुना है। अगर वो इस प्रकार से डिसाइड करेंगे कौन सी चीज संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, कौन सी नहीं करती है, तो फिर पार्लियामेंट के पास जो पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं। जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो पावर्स हैं बहुत हद तक लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, अगर देखो पार्लियामेंट को पूरी आजादी दे दी गई, अनलिमिटेड पावर दे दी गई संविधान को अमेंड करने की, कल को मान लीजिए ऐसी गवर्नमेंट सत्ता में आ गई, उस पार्टी की लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में भी प्रचंड बहुमत है, तो पार्लियामेंट तो यह भी डिसाइड कर सकती है कि देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। यानी आर्टिकल जो 1 है जिसमें बताया हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, उस आर्टिकल को अमेंड करके इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। तो क्या यह मान्य होगा? बिल्कुल नहीं मान्य होगा। यह बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, ताकि इस प्रकार की अमेंडमेंट कोई भी ना हो सके। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी का बहुमत आ जाए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और वो प्रचंड बहुमत हो, वो सिचुएशन के हिसाब से आर्टिकल 21 को भी चेंज कर दे, यानी राइट टू लाइफ को। क्या ये अमेंडमेंट जायज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर देखो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए संविधान को अमेंड करने की, कल को वो इस प्रकार की अमेंडमेंट भी ला सकते हैं कि इंडिया पर फिर से मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाए या फिर ब्रिटिश पावर फिर से इस्टेब्लिश हो जाए।
क्या वो अमेंडमेंट जायज होगा? नहीं, नहीं जायज होगा। जो लोग ये कहते हैं पार्लियामेंट के पास पूरी पावर्स होनी चाहिए संविधान को अमेंड करने की, उन लोगों को ये समझने की आवश्यकता है, कल को मान लीजिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत आ जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो संविधान में अमेंड करके ये प्रोविजन कर देती है कि इंडिया के ऊपर शासन चलेगा यूएसए का, तो क्या ये अमेंडमेंट जायज होगी? क्या पार्लियामेंट को आज़ादी देनी चाहिए इस प्रकार से संविधान को अमेंड करने की? बिल्कुल नहीं। अगर देखो इस प्रकार का अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो संविधान इंडिया का संविधान रहेगा ही नहीं, वो तो यूएसए का संविधान हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड रहती हैं। और देखो असल में अमेंडमेंट का मतलब भी यही है। जब हम कहते हैं संविधान को अमेंड करना, इसका मतलब ये होता है संविधान में माइनर चेंजेस लाना। अमेंडमेंट का मतलब होता है माइनर चेंजेस। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप संविधान को ही चेंज कर दो। मतलब पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के हिसाब से सिर्फ संविधान में माइनर चेंजेस लाने की पावर है। ऐसी पावर नहीं है कि वो पुराने संविधान को बदल करके नया संविधान ले आए। समझ गए? तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। ये किसी भी रेजीम को टोटलिटेरियन रेजीम बनने से रोकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया काफी ज्यादा डिटेल से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलते हैं आगे।